चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो क्लिप हमारा विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित था। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी है। तो ऊष्माधारिता शब्द से ही हमको पता चलता है कि यह ऊष्मा धारण करने की क्षमता संबंधित है या ऊष्मा धारण करने से संबंधित है। तो प्रत्येक वस्तु के ताप में यदि वृद्धि करना होता है तो हम उसको ऊष्मा देते हैं और वो ऊष्मा को क्या करती है, धारण करती है, ग्रहण करती है। तो किसी भी वस्तु के ताप में एकांक मात्रक वृद्धि करने के लिए, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा को हमें देना पड़ता है या जितनी ऊष्मा वस्तु धारण कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि किसी वस्तु के ताप को एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं कि किसी वस्तु के ताप को एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वस्तु को जितनी ऊष्मा दी जाती है उसी ऊष्मा को वस्तु की ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं, C फॉर कैपेसिटी। तो इसे C से व्यक्त करते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी वस्तु के ताप को हमने डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया और उसको बढ़ाने के लिए हमको जो ऊष्मा देनी पड़ी वो Q देनी पड़ी, यानी Q ऊष्मा देकर वस्तु के ताप में डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर ली। तो हमको उस ऊष्मा को ज्ञात करना है, उस ऊष्मा के मान को प्राप्त करना है जो एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में खर्च होती है या जो एकांक डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि के लिए वस्तु को दी जाती है। तो अगर डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि के लिए Q ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि के लिए ऊष्मा जो दी जानी होती है उसको निकाल लेते हैं और वही ऊष्मा क्या हो जाती है, वस्तु की ऊष्माधारिता हो जाती है। तो लिखते हैं कि मान लिया किसी वस्तु के ताप में डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए उसे क्यू ऊष्मा दी जाती है।
Q ऊष्मा दी जाती है। तो एकांक डिग्री सेंटीग्रेड, एकांक डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा क्या हो जाएगा? Q अपान डेल्टा T। जैसे हम लिखते हैं कि चूंकि डेल्टा T ताप पर Q ऊष्मा, इसलिए एकांक ताप पर क्या लिख देते हैं? Q अपान डेल्टा T। तो एकांक ताप पर या एकांक ताप वृद्धि पर जो दी गई ऊष्मा होगी वो Q अपान T होगी, तो वहीं हमने Q अपान T लिख दिया। यही क्या लिखेंगे? यही दी गई ऊष्मा वस्तु, यही दी गई ऊष्मा वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। यही दी गई ऊष्मा वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। अतः जब यही ऊष्माधारिता कहलाती है तो इसी को हम ऊष्माधारिता C के बराबर लिख देंगे। तो अतः C बराबर क्या हो जाता है? Q अपान डेल्टा T। ये हमारा फार्मूला बन के आता है C इक्वल टू Q अपान डेल्टा T। तो यहां से हमें ऊष्माधारिता मिल गई और इसके पिछले के वीडियो क्लिप में हमने विशिष्ट ऊष्मा को देखा था। तो आइए हम विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी तथा विशिष्ट ऊष्मा में संबंध। विशिष्ट ऊष्मा में संबंध। तो यहां पर हम दोनों फॉर्मूला जान चुके हैं। विशिष्ट ऊष्मा S इक्वल टू Q अपान M इंटू डेल्टा T। तो क्या लिखते हैं? सिंस विशिष्ट ऊष्मा S बराबर Q दी गई ऊष्मा बटे वस्तु का द्रव्यमान M इंटू टेम्परेचर वृद्धि डेल्टा। ये हमारा S होता है। तथा ऊष्माधारिता C इक्वल टू लिख दिया हमने Q अपान डेल्टा T। तो Q अपान डेल्टा T का मान हम इसमें रख सकते हैं। ये Q अपान डेल्टा T मेरे पास है, तो Q अपान डेल्टा T की जगह यहां पर हम C लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है? उपरोक्त से हमको क्या मिलता है? S इक्वल टू 1/m, ये 1/m इंटू C, या इसी को लिख सकते हैं C बराबर S इंटू M। ये हो गया। और इसी को हम लिखेंगे कि ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणे द्रव्यमान। विशिष्ट ऊष्मा गुणे द्रव्यमान। तो ये हमारा ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा के बीच संबंध स्थापित हो गया। आगे हम ऊष्माधारिता का मात्रक, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी देखेंगे। ऊष्माधारिता का मात्रक, ऊष्माधारिता का मात्रक तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू दिए गया
उष्मा और बटे टेम्परेचर में वृद्धि Q अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से हमारा उष्माधारिता का मात्रक हो जाता है, उष्माधारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, Q उष्मा का मात्रक कैलोरी अपान ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाता है यहां से, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर ये डेल्टा टी का मान यहां से हम यदि डेल्टा टी बराबर 1 कर दिया जाए तो C इक्वल टू क्या हो जाता है, Q हो जाता है। तो यहां से उष्माधारिता C का मान दिए गए उष्मा के बराबर होगा कब, जब ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना होगा। यहीं से हमारा उष्माधारिता की परिभाषा बन के आती है कि यदि किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो इस वृद्धि के लिए जो उष्मा दी जाती है वही उष्मा उस वस्तु की उष्माधारिता होती है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए अलग अलग उष्माएं दी जाती हैं। तो हर वस्तु की उष्माधारिता भी अलग अलग होती है। यदि वस्तु बदल रहा है तो उष्माधारिता बदल रही है, एक वस्तु के लिए उष्माधारिता अलग है तो दूसरी वस्तु के लिए उष्माधारिता अलग है। लेकिन यदि एक ही वस्तु के द्रव्यमान को कांस्टेंट कर दिया जाए, एक ही वस्तु के लिए उष्माधारिता एक समान होती है। तो ये हमारा रहा उष्माधारिता। उष्माधारिता तथा विशिष्ट उष्मा में संबंध। उष्माधारिता क्या लिखे, C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। उष्माधारिता एवं विशिष्ट उष्मा में संबंध को लिखे हम C इक्वल टू S इंटू N। और उष्माधारिता का मात्रक क्या लिखे, उष्माधारिता का मात्रक लिखे हम कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम देख लिए। तो अभी उष्माधारिता किसे कहते हैं, उष्माधारिता तथा विशिष्ट उष्मा में संबंध क्या होता है, उष्माधारिता का मात्रक क्या होता है, हमने देखा। आगे हम एक और टॉपिक को लेकर के चलेंगे जिसको हम कहते हैं कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है। कैलोरी मिति का सिद्धांत। तो इस उष्मा के विषय में पहले दिन हमने चर्चा की थी कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसमें भी वही नियम लगेंगे जो ऊर्जा में लगते हैं। और ऊर्जा का एक नियम हम जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा अगर संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो यही से उष्मा संरक्षण का नियम भी निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यही से उष्मा संरक्षण का नियम निकल के आएगा। उष्मा संरक्षण का नियम, उष्मा संरक्षण का नियम। तो जैसे हम कहते हैं कि दो वस्तुओं से बनी निकाय है और वो वातावरण से पृथक है, उसमें उस निकाय में बाह्य निकाय से किसी प्रकार के ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। निकाय की संपूर्ण ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि एक वस्तु जिसकी ऊर्जा E1 है
और दूसरी वस्तु जिसकी ऊर्जा E2 है, और दोनों मिला करके संपूर्ण ऊर्जा E1 प्लस E2 होती है, और इस निकाय का वाय वातावरण से कोई संबंध नहीं होता है, तो E1 और E2 का योग जो होता है, यानी संपूर्ण निकाय की ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है नियतांक। नियतांक यानी दो वस्तुओं से बने निकाय है, उसमें पहले वस्तु की ऊर्जा E1 है, दूसरे वस्तु की ऊर्जा E2 है, तो पूरे निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी E1 प्लस E2। और हम कह रहे हैं कि वह परिवेश से इस निकाय का संबंध नहीं है, यानी ये निकाय एक आइसोलेटेड निकाय है, पृथक निकाय है। तो ऐसी स्थिति में पूरे निकाय की संपूर्ण ऊर्जा E1 और E2 का योग जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो यही से हम ऊष्मा संरक्षण का नियम निकालते हैं कि यदि दो वस्तुओं से बनी हुई निकाय है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो दोनों वस्तुओं के संपूर्ण ऊष्मा का योग जो है वो कांस्टेंट होगा, नियत होगा। यानी अगर हम ऊष्मा संरक्षण के नियम को देखें तो लिखेंगे कि यदि दो वस्तुएं हैं जिनकी ऊष्मा क्रमशः Q1 और Q2 है, तो संपूर्ण ऊष्मा निकाय की क्या हो जाएगी Q1 प्लस Q2। और ये बाहरी निकाय से, बाहरी परिवेश से आइसोलेटेड है, पृथक है, बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण निकाय की जो ऊष्मा होगी वो क्या हो जाएगी नियत होगी। ठीक। अब अगर Q1 और Q2 नियत होगी तो इसमें परिवर्तन को देखा जाए तो परिवर्तन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी dQ1 अपान dt डिफरेंशिएशन प्लस dQ2 अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा नियत अगर है तो नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाता है dQ1 बराबर प्लस dQ2 इक्वल टू 0। dQ1 प्लस dQ2 इक्वल टू 0, dt बाहर निकल गए, तो यहां से हो जाता है dQ1 बराबर माइनस dQ2। यही कैलोरीमीटर का सिद्धांत है वास्तव में। तो dQ1 क्या बताता है, प्रथम वस्तु के ऊष्मा में परिवर्तन, और dQ2 क्या बताता है, द्वितीय वस्तु के ऊष्मा में परिवर्तन। dQ1 पॉजिटिव है तो इसका अर्थ यह हो गया कि पहली वस्तु की ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, और dQ2 निगेटिव है तो इसका अर्थ यह हो गया कि दूसरी वस्तु की ऊष्मा में कमी हो रही है। यानी यहां से आप लिख सकते हैं पहली वस्तु की ऊष्मा में वृद्धि बराबर दूसरी वस्तु की ऊष्मा में कमी। यानी कि पहली वस्तु की ऊष्मा में उतना ही वृद्धि हो रही है जितना कि दूसरी वस्तु की ऊष्मा में कमी हो रही है। इसका आशय यह है कि दूसरी वस्तु ऊष्मा को दे रही है, इसलिए इसकी ऊष्मा क्या हो रही है, कम हो रही है, और पहली वस्तु ऊष्मा को ले रही है, इसलिए पहली वस्तु की ऊष्मा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है कि पहली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा। तो यहां से हो जाता है क्या कि पहली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा। यही कैलोरीमीटर का सिद्धांत है। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और बाहरी ऊष्मा से इसका कोई वास्ता नहीं है, बाहरी ऊष्मा से इसका कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहली वस्तु जितनी ऊष्मा लेगी दूसरी वस्तु उतनी ही ऊष्मा देगी। ये कैलोरीमीटर का सिद्धांत है।
तो कैलोरीमिति का सिद्धांत एक लाइन में लिख सकते हैं कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और एक वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे वस्तु में होगा तब होगा जब दोनों वस्तुएं एक अलग अलग ताप पर होंगी। यानी क्या लिखेंगे कि यदि दो वस्तुएं यदि अलग अलग ताप पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के संपर्क में है और वाय परिवेश से पृथक है, वाय परिवेश से ऊष्मीय रूप से पृथक है, ऊष्मीय रूप से पृथक है। इसका ऐसे ही हुआ कि दोनों वस्तुओं से बना हुआ निकाय वाय वातावरण से आइसोलेटेड है, पृथक है। ऊष्मा का संचरण दोनों वस्तुओं के निकाय और वाय वातावरण से नहीं हो रहा, ऊष्मीय रूप से पृथक है। तो प्रथम वस्तु न लिख करके एक वस्तु लिखिए, एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा द्वितीय वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, यही कैलोरीमिति का सिद्धांत है। कैलोरीमिति का सिद्धांत है कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, उनके ताप अलग अलग है और वायु वातावरण से पृथक है। तो पहली वस्तु एक वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाएगी, क्योंकि ताप में अंतर है तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो एक वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाएगी और दूसरी वस्तु द्वारा ऊष्मा ली जाएगी, और पहली वस्तु द्वारा जितनी ऊष्मा दी जाती है दूसरी वस्तु द्वारा उतनी ही ऊष्मा ली जाती है। यही कैलोरीमिति का सिद्धांत है। तो क्या हो गया, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। ये कैलोरीमिति का सिद्धांत है कि एक वस्तु ऊष्मा देगी दूसरी वस्तु ऊष्मा लेगी, तो पहली वस्तु जितनी ऊष्मा देगी उतनी ही ऊष्मा दूसरी वस्तु लेगी। ये कैलोरीमिति का सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम दो अलग अलग ताप पर वस्तुएं हैं उनको संपर्क में रख रहे हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। हम जानते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर नहीं हो जाता है। तो जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस ताप का मान कितना होगा, इसको हम अभी कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैलोरीमिति के सिद्धांत के आधार पर तापीय साम्य या साम्य स्थिति में ताप की गणना। क्या हो गया, कैलोरीमिति के सिद्धांत पर किसकी गणना करेंगे, साम्य स्थिति में ताप की। सिद्धांत पर साम्य स्थिति में ताप की गणना। तो जैसे एक वस्तु है जिसका ताप बहुत अधिक है, दूसरी वस्तु है उसका ताप उसकी अपेक्षा कम है, तो एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर न हो जाए। तो जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है
तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। उसी स्थिति को क्या कहते हैं? साम्य स्थिति कहते हैं। तब जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है और ऊष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाता है। तो इसी साम्य स्थिति में ताप की गणना हम कैलोरीमीटर के सिद्धांत का उपयोग करके करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लिया एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m1 तथा विशिष्ट ऊष्मा S1 है, S1 तथा ताप T1 एवं दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान M2 विशिष्ट ऊष्मा S2 तथा ताप T2 है। एक दूसरे के संपर्क में है। यदि T1 इज ग्रेटर देन T2 यानी पहले वस्तु का ताप दूसरे वस्तु के ताप से अधिक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो पहली वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होगा, यानी पहली वस्तु ऊष्मा को देगी और दूसरी वस्तु ऊष्मा को लेगी। तो ऐसी स्थिति में अब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है तो वो स्थिति साम्य होती है, और जब ताप बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम T मान लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? यदि ऊष्मा स्थानांतरण के पश्चात साम्य स्थिति में दोनों वस्तुओं का ताप बराबर रहेगा। दोनों वस्तुओं का ताप, जिसको हम उभयनिष्ठ ताप भी कहते हैं, ताप T हो जाए तो प्रथम वस्तु ऊष्मा को दे रही है, तो दी गई ऊष्मा क्या होगी? प्रथम वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा अगर हम इसको dQ1 लिखें तो क्या लिखते हैं? हम जानते हैं कि dQ डेल्टा Q इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T होता है। तो यहां पर dQ ना लिख करके हम डेल्टा Q ही लिखते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण है। तो डेल्टा Q1 बराबर पहले वस्तु का द्रव्यमान M1, पहले वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा S1, और पहले वस्तु से ऊष्मा का हस्तांतरण हो रहा है तो पहले वस्तु की ताप में कमी होगी, यानी जो साम्य स्थिति में ताप T है वो प्रारंभिक ताप T1 से कम होगा, तो टेम्परेचर में कमी जो होगी वो हो जाएगी T1 माइनस T। ये इसी प्रकार दूसरी वस्तु, द्वितीय वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, ये
ऊष्मा को ली गई ऊष्मा, इसको हम डेल्टा Q2 लिखते हैं, इक्वल टू दूसरी वस्तु का द्रव्यमान गुणे दूसरी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा गुणे दूसरी वस्तु के ताप में वृद्धि। क्या हो जाती है, क्योंकि ये ऊष्मा को ले रही है तो इसके ताप में वृद्धि होगी। तो ताप में वृद्धि होने का मतलब कि ताप बढ़कर T हो गया और पहले का ताप T2 था, ये हो गया। अब हम कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार जानते हैं कि प्रथम वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर द्वितीय वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार दी गई ऊष्मा डेल्टा Q1 बराबर ली गई ऊष्मा डेल्टा Q2, क्या हो जाता है, डेल्टा Q1 बराबर डेल्टा Q2, और डेल्टा Q1 का मान ये है M1 S1 T1 माइनस T, और डेल्टा Q2 का मान है M2 S2 T माइनस T2। तो यहां से हमारा हो जाता है, क्या होता है, डेल्टा Q1 बराबर डेल्टा Q2, यानी इंप्लाई दैट M1 S1 T1 माइनस T, ये ताप में कमी, बराबर M2 S2 T माइनस T2, ये हमारा हो गया। तो यहां से हो जाता है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं M1 S1 T1 माइनस M1 S1 T बराबर M2 S2 T माइनस M2 S2 T2। तो हमको साम्य स्थिति में ताप की गणना करनी है। साम्य स्थिति में ताप T है, तो T वाले पोर्शन को एक तरफ लेते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे पास, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं और इसको जो है इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, M1 S1 T1 और ये ले जाएंगे तो प्लस M2 S2 T2 इक्वल टू क्या हो जाता है, M2 S2 T प्लस M1 S1 T, और यहां से हम T को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है, M1 S1 प्लस M2 प्लस M2 S2 बराबर क्या हो गया, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2, और ये T हमको निकालना है, तो ये वाला फैक्टर इधर की तरफ ले आते हैं, तो यहां से बच जाता है T बराबर क्या, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 बटा M1 S1 प्लस M2 S2। ये हमारा फार्मूला बन के आता है, ये है तापीय साम्य T बराबर इतना। तो इस तरह से हम किसी वस्तु के संपर्क में आई दूसरी वस्तु के कारण ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा, उसके बाद जो तापीय साम्य में ताप आएगा, उस ताप की गणना हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलोरीमिति का सिद्धांत रहा, और कैलोरीमिति के सिद्धांत के आधार पर साम्य स्थिति में ताप की गणना संबंधित ये फार्मूला रहा। तो इस फार्मूले का उपयोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत अधिक होता है, तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। तो आज हम ऊष्माधारिता को देखें, ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में संबंध को देखें, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है उसको देखें, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है उसको देखें, और कैलोरीमिति के सिद्धांत का उपयोग करके साम्य स्थिति में हम ताप की गणना कैसे करेंगे उसको हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो क्लिप पसंद हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे।
तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।